So today we are going to discuss another very important topic that is acute respiratory failure. देखो बच्चों, मैंने आपको हर लेक्चर के अंदर बताया हुआ था कि जहां पर ऑर्गन फेलियर होता है ना, आपने ये कंसीडर करना है कि उस ऑर्गन का जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास लॉस हो जाता है। जैसे मैंने आपको हार्ट फेलियर के अंदर बताया था कि हार्ट का क्या काम होता है। सर, हार्ट का काम होता है पंप करना, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। तो अगर आपका हार्ट पंप ना करे, आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई ना करे, इसका मतलब है हार्ट फेलियर हो गया। हमारे लंग्स का क्या काम है? सर, लंग्स का काम है गैसियस एक्सचेंज करवाना, आपके ब्लड में ऑक्सीजन को डालना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। और इन केस अगर मेरा जो लंग्स है वो ये काम नहीं करते कि वो आपके ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकालते और हमारे पास ऑक्सीजन को ब्लड में नहीं डालते, इसका मतलब है आपका क्या हो गया है? रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया, आपके लंग्स फेल हो गए। इसी तरह हमें किडनी का फेलियर भी पड़ा हुआ है कि अगर आपके पास ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल है उसको किडनी बाहर नहीं निकाली, इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर किडनी फेलियर हो गया। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा आपने कंसेप्ट याद रखना है। यहाँ पे बात करते हैं एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर। देखें, एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर, जहां पर भी वर्ड एक्यूट का मतलब आता है, हमें पता होता है कि उस पेशेंट के अंदर वो जो कंडीशन है वो बहुत जल्दी डेवलप हुई है। अब देखो, इसके लिए ना कुछ बुक्स क्या करती हैं, वो टाइम ड्यूरेशन लिख देती हैं कि मतलब लेट्स सपोज अगर 3 महीने से पहले पहले सिम्टम आए तो हमने हमने उसको अक्यूट कहना है, 3 महीने के बाद आएंगे तो हमने उसको क्रॉनिक कहना होता है। ठीक है, लेकिन इस तमाम ड्यूरेशन के ऊपर ना डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट चीजें लिखती हैं। तो हमने उसे क्या कंक्लूड सर आपकी निकाला आवाज नहीं आ कि रही सर। मेरी आवाज क्या नहीं आ रही? हाँ, तो अक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर में क्या समझना, अक्यूट का मतलब है कि वो जल्दी सिम्टम आ रही है। लेट्स सपोज हमारे पास वो सडनली सिम्टम्स भी मतलब पेशेंट के अंदर अपीयर हो सकती है। ठीक है, तो अक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर हमारे पास, इसको हम डिफाइन करते हैं, द फेलियर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, द फेलियर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक लिख लेते हैं कि जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, द फेलियर रिस्पायरेटरी ट्रैक टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ इट्स फंक्शन ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अगर हमारे पास पेशेंट के लंग्स का जो उसका काम है रिस्पायरेटरी, पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक का या पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो उसका मेन फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज करवाना, अगर वो गैसेस एक्सचेंज नहीं करवा रहा तो इसको हम क्या कहेंगे? इट्स द फंक्शन ऑफ गैसेस एक्सचेंज। द फेलियर रिस्पायरेटरी ट्रैक टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ द गैसियस एक्सचेंज। अगर गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? सर, हमारे पास डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन तो आपके पास बाहर से आती है। अब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर नहीं जा रही या आगे उसका एक्सचेंज नहीं हो रहा। ऑक्सीजन हमारे पास कम हो जाएगी और दूसरे नंबर कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बाहर निकालना होता है ना लंग से। तो इस पेशेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द ब्लड। तो बच्चों, रिस्पायरेटरी फेलियर होने की वजह से अगर आपके लंग्स प्रॉपरली काम ना करें या आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या क्या है कि पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है, तो इन तमाम, अभी आपको कॉजेज लिखवाता हूँ, इन तमाम इश्यूज की वजह से एट द एंड आपके पास क्या होना है कि सर उस पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होनी है, ऑक्सीजन हमारे पास पेशेंट के ब्लड में कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी उस पेशेंट के ब्लड के अंदर है, ज्यादा हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कम होती है ब्लड के अंदर तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सीमिया। whenever there is a decrease partial pressure of oxygen in the blood or whenever there is a decreased amount of oxygen in the blood, that is called the hypoxemia। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो इसको हम कहते हैं हाइपर कैपनिया। तो अगर आपको याद हो ना, तो पीछे मैं बार बार रिस्पायरेटरी फेलियर की जो वर्ड है ना, इसको मैं बार बार यूज कर रहा था कि हाँ उस पे इस डिजीज में रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया है, इस डिजीज में रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया है। तो मेरे बात करने का मकसद यही था कि वहां पर गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो रहा। जैसे मैं कहता हूँ निमोनिया का पेशेंट है, जैसे मैं कहता हूँ कि पल्मोनी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट है उसने बाहर से कोई चीज इनहेल कर दिया वो लंग्स में ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। हम जैसे कहते हैं कोई पेशेंट हमारे पास क्या है कि इंटरस्टिशियल पल्मोनी फाइब्रोसिस का है।
यहाँ हमारे पास कोई पेशेंट सीओपीडी का है, यहाँ कोई पेशेंट हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का है। तो इन तमाम डिजीज के अंदर असल में जो पेशेंट के अंदर होता है ना, वो रिस्पायरेटरी फेलियर होता है। और रिस्पायरेटरी फेलियर की आज हमें डेफिनेशन का पता चल गया कि सर, अगर हमारे पास प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज ना हो और आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं देयर इज अ रिस्पायरेटरी फेलियर। अगर आपकी पूरी बॉडी को ब्लड ना मिल रहा हो, इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अगर आपके ब्लड की फिल्ट्रेशन ना हो, हम इसको कहते हैं किडनी फेलियर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ऑक्सीजन अगर कम है तो डेट इज कॉल्ड द हाइपोक्सीमिया। अब सर, अगर हमारे पास रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया तो इसका रीजन क्या हो सकता है? देखो, बात सर आपने समझ ली। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, बाहर से एयर को इनहेल करते हैं। बाहर से हम एयर को इनहेल करते हैं, उस एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। तो अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो इस पेशेंट के लंग्स के अंदर भी ऑक्सीजन कम जाएगी। और अगर लंग्स में ऑक्सीजन कम जाएगी तो जाहिर बात है उस पेशेंट के ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन कम जाएगी। और अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम जा रही है तो इसका मतलब है हाइपोक्सीमिया हो रहा है ना उस पेशेंट को। तो दैट पेशेंट इज द रिस्पायरेटरी फेलियर, दैट पेशेंट इज लीड्स टुवर्ड्स द रिस्पायरेटरी फेलियर। तो पहला काज आपने याद रखना है, अगर मेरे इन्वायरमेंट के अंदर भी ऑक्सीजन कम है तो इसको भी हम रिस्पायरेटरी फेलियर कंसीडर करते हैं। क्योंकि हमने तो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, हमने तो उस चीज को देखना है ना। अब आप कहेंगे सर, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन कैसे कम हो सकती है? तो बच्चों, जब आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो ना, माउंटेन्स के ऊपर जाते हो, तो वहां पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है। जब पार्शियल प्रेशर बाहरी ऑक्सीजन का कम है तो हमारे लंग्स में भी वो कम जाता है। जब लंग्स में कम जाता है तो गैसेस एक्सचेंज भी कम होता है। ठीक है, जिस वजह से हमें हाइपोक्सीमिया पेशेंट में मिलता है। दूसरा देखो, कि अगर बच्चों आपके इस ट्रेकिया के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ट्रेकिया में क्या हो जाए सर? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो ट्रेकिया में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये एयर आपके लंग्स में नहीं जाएगी, दोबारा फिर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। अगर आपकी ये जो ब्रोंकाई है, इन ब्रोंकाइस के अंदर क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर होता है, जैसे मेरे पास मेलिग्नेंसी की वजह से होता है, जैसे अगर आप कोई चीज बाहर से इनहेल कर रहे हो उसकी वजह से हो सकता है। तो तभी हमारे पास नंबर 3 के अगर ब्रोंकाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो एयर है वो लंग्स के अंदर नहीं जाए, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, एट दी एंड हमारे पास क्या हो जाए कि सर, अगर जो आपका एलोविलाई, हमारा एलोविलाई इस तरह का होता है ना, तो यहाँ पर बच्चों एलोविलाई से काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो रिलेटेड हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले जो निमोनिया वाला पेशेंट होता है ना, निमोनिया वाले पेशेंट के अंदर जो एलोविलाई होती है ना, इसमें पस फॉर्म्ड हो जाती है, लंग्स में पस बन जाती है। जो निमोनिया के पेशेंट होते हैं ना, वो लंग्स इन्फेक्शन होता है। तो जब यहाँ पर पस बन जाए या प्लूरल फ्यूजन हो जाए या पस की फॉर्मेशन हो जाए, तो उस पस की वजह से भी जो एयर है वो आगे एलोविलाई के अंदर नहीं जाएगी, तो पेशेंट को क्या होगा? रिस्पायरेटरी फेलियर या गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। पांचवें नंबर पर बच्चों, अगर आपके पास ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाए, यहाँ पर थिकनेस हो जाए, तो फिर भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। छठे नंबर पर, अगर पेशेंट के लंग्स की तरफ ब्लड ही ना जाए, जैसे पल्मोनी एम्बोलिज्म में होता है ना, कि आपकी पल्मोनी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो लंग्स की तरफ ब्लड ही ना जाए, तो अगर लंग्स की तरफ बच्चों ब्लड भी नहीं जाएगा, उसकी वजह से भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा और पेशेंट के अंदर हमें हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया वाली कंडीशन मिल सकती है। ठीक है, ये बच्चों चीज होगी। सातवें नंबर पर आपको याद रखना है कि सर, सातवें नंबर पर ये हो सकता है कि जो आपके रिस्पायरेटरी मसल्स होते हैं ना, जैसे डायाफ्राम हो गया, आपके एब्डोमिनल मसल्स हो गए, आपके नेक के मसल्स हो गए, जो आपको मतलब हेल्प करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई ऐसी डिजीज है, जैसे मैं कहता हूँ मस्टेनिया ग्रेविस है, या कोई पेशेंट जैसा कोई ओपियोइड्स वगैरह ले ले, तो उनके ना जो रिस्पायरेटरी के मसल्स होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आपके रिस्पायरेटरी के मसल्स भी डैमेज हो जाएं, उसकी वजह से भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करते, तो उस पेशेंट के अंदर भी हमें रिस्पायरेटरी फेलियर नजर आता है। अगर आप किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहे हो, आपने देखा है ना, जब आप एनेस्थीसिया, अगर आपने जनरल एनेस्थीसिया देना हो, पेशेंट को सर्जरी करनी हो ना, तो उस पेशेंट का रिस्पायरेटरी ट्रैक हम सेव करते हैं, उसको एनजी सॉरी उसको इंटूबेट किया जाता है। ठीक है, ताकि क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से रिस्पायरेटरी मसल तो पैरालाइज होने हैं, और जब वो रिस्पायरेटरी मसल्स पैरालाइज होंगे तो हमारे उस पेशेंट के अंदर ये रिस्पायरेशन नहीं होगी। जब रिस्पायरेशन नहीं होगी तो मेरी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर वो हम ऑक्सीजन उसको वेंटिलेशन के जरिए प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जो आपने इंटूबेट किया हुआ उस पेशेंट को। तो ये चीजें हैं कुछ, जो आपने एक जनरल सा कंसेप्ट याद रखना है कि अगर बाहर ऑक्सीजन कम होगी, या ट्रेकिया में ऑब्स्ट्रक्शन है, या ब्रोंकाई में ऑब्स्ट्रक्शन है, या एलोविलाई में पस है, या इंटरस्टिशियल स्पेस में फिब्रोसिस है, या मेरे पास लंग्स की तरफ ब्लड नहीं आ रहा, या मेरे पास जो लंग्स के मसल्स हैं जिन्होंने आपके पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने, अगर वो मसल्स काम ना करें तो इस वजह से भी आपको रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने चीज यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहले जो रिस्पायरेटरी फेलियर का क्राइटेरिया है, दैट इज अ हाइपोक्सीमिया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है।
कि अगर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, मतलब ऑक्सीजन कम है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर आपके ब्लड द डिक्रीज द डिक्रीज पार्शियल प्रेशर पार्शियल द डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। कितना हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन में कम हो जाए तो उसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं बच्चों। अगर ये हमारे पास 60 मिलीमीटर मरकरी, हमेशा याद रखिए 60 इंटरनेशनल क्राइटेरिया है। अगर 60 मिलीमीटर मरकरी से बच्चों आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर कम हो जाए तो हम उसको हाइपोक्सीमिया कहते होते हैं। ठीक है जी। और इस हाइपोक्सीमिया की जो कॉजेज है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला काम तो ये है कि ऑक्सीजन अगर कम है तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइपोक्सीमिया। पेशेंट रिस्पायरेटरी फेलियर का है, मतलब उसके अंदर प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं हो रही। तो अगर प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, देखो अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है ना, और आपको पता है जो पार्शियल प्रेशर है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि यार ये जो पार्शियल प्रेशर, हम बार बार वर्ड यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ये बनता कैसे, तो आपने उस बंदे को बताना है कि सर जो फ्री ऑक्सीजन ब्लड के अंदर होती है ना, फ्री अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्री अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी ब्लड। तो ब्लड के अंदर बच्चों जो फ्री ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर जनरेट होता है। आपके पास उस ऑक्सीजन से पार्शियल प्रेशर जनरेट नहीं होता जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है तो उसको तो हम सेचुरेशन कहते हैं। और वो सेचुरेशन भी हमारे पास इस पेशेंट में ड्रॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर फ्री ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आपके हीमोग्लोबिन के साथ भी जो ऑक्सीजन है वो नहीं लगेगी, तो आपके पास ऑक्सीजन की सेचुरेशन भी कम होगी, और आपके पास जो फ्री पार्शियल प्रेशर है या पेशेंट के अंदर फ्री ऑक्सीजन है वो भी कम होती है। और फ्री ऑक्सीजन हमारे पास क्या बनाती है, पार्शियल प्रेशर बनाती है। जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है वो सेचुरेशन बनाती है, कितना ब्लड आपका सेचुरेट है, उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, वो फ्री ऑक्सीजन को मेजर करते हैं जो आपको पार्शियल प्रेशर बताती है। ठीक है। तो ये हाइपोक्सीमिया आपने यहाँ पर याद रखना है। अगर 60 मिलीमीटर मरकरी से कम प्रेशर है ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर तो इसका मतलब दैट इज अ हाइपोक्सीमिया कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये जो हाइपोक्सीमिया है, मतलब कि जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर कम हो रही है, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। मैंने वैसे आपको रीजन ऊपर बता दी, लेकिन चले हम दोबारा फिर डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑक्सीजन कम है, क्या है, इन्वायरमेंटल जो ऑक्सीजन है वही कम है। जैसे हम कहते हैं ना कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है, तो अगर बाहरी बच्चों ऑक्सीजन कम है ना तो उस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो सकता है। ठीक है। आपने अक्सर देखा हो जब आप बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर चले जाते हो ना, तो वहां पर जाकर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स में कम जा रही होती है, और उस ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए आपका रिस्पिरेटरी जो रेट होती है वो इंक्रीज होती है, ताकि आप क्या करो, आप ऐसे करते हो ना, मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो और जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन को आप अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हो। ठीक है। तो ये सबसे पहला रीजन है कि अगर एक्सटर्नल ऑक्सीजन कम है तो पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो सकता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर कोई पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करता है, हाइपो वेंटिलेशन, ये हाइपोवेंटिलेशन का क्या मतलब है, अगर मेरी रिस्पायरेटरी रेट कम हो जाए या अगर मैं प्रॉपरली इंस्पायर और एक्सपायर ना करूं तो उस वजह से भी मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स के अंदर नहीं जाएगी। मुझे आप कोई बता सकते हो कोई एग्जांपल कि ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो वेंटिलेशन होती है वो कम होती है, वो हाइपोवेंटिलेटेड होते हैं, कौन से पेशेंट्स होते हैं वो वाले। एक तो शाबाश भाई वो ओबीज होते हैं जिनमें हाइपो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड डॉक्टर शहजाद। डॉक्टर शाही ने कहा कि सर जो ओबेस पेशेंट्स होते हैं ना, ओबेस जिनका वेट ज्यादा होता है, तो वो जिनका वेट ज्यादा होता है ना वो आपके पास ये लंग्स को नीचे से कंप्रेस कर रही होती है, वो फैट जो होती है आपके डायफ्राम को कंप्रेस कर रही होती है, तो वो उसको रिलैक्स नहीं होने देती ना आपके लंग्स को ना आपके डायफ्राम को। तो अगर आपके लंग्स बच्चे रिलैक्स नहीं होंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो आपके पास जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स के अंदर नहीं आती होती। ठीक है। इसलिए आपने जो ओबेस लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जैसे वो थोड़ा सा चलते हैं ना उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे उनके जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर रहे होते। तो जो प्रॉपर हमें गैसेस एक्सचेंज चाहिए होता है वो नहीं होता। इसलिए जो ओबेस लोग होते हैं इसके इसके रिलेटेड एक पूरा सिंड्रोम है,
हम उसको कहते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। तो अगर ओबेसिटी है, आप हाइपोवेंटिलेट कर रहे हो, प्रॉपरली आप वेंटिलेशन नहीं करें, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं करे बच्चों, तो तभी हमारे पास पेशेंट में क्या होगा, हाइपोक्सीमिया हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जिसको हम कहते हैं ना वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, वी बटा क्यू होता है, जिसकी नॉर्मल अमाउंट 0.8 होती है। तो अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना, तो वो आपके पास मेलिग्नेंसी की वजह से है, वो कोई इनहेलेट, आपने कोई चीज इनहेल कर दिया है, तो उस रीजन से भी क्या होगा, आपके पास जो एयर है वो लंग्स के अंदर नहीं आएगी। अगर एयर लंग्स के अंदर नहीं आएगी तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, और इस पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास वेंटिलेशन प्रॉपरली, मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उससे वेंटिलेशन नहीं होगी, वेंटिलेशन नहीं होगी तो हाइपोक्सीमिया हो जाएगी। जहां अगर किसी पेशेंट के अंदर परफ्यूजन कम हो जाती है, मतलब आपके लंग्स की तरफ ब्लड नहीं जा रहा होता है, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर होता है ना, कि वो एम्बोलाई रिस्पायरेटरी ट्रैक, जो पल्मोनरी ट्रैक है वहां पर आगे डिपॉजिट हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देते हैं, तो आपके लंग्स की तरफ ना वो ब्लड नहीं आने देता। तो अगर लंग्स की तरफ ब्लड नहीं आएगा तो उस पेशेंट के अंदर हमें हाइपोक्सीमिया नजर आता है, क्योंकि अगर ब्लड आएगा ही नहीं तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा। तो इसलिए हम कहते हैं या वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हो या परफ्यूजन में प्रॉब्लम हो, दोनों की वजह से पेशेंट के अंदर हमें हाइपोक्सीमिया नजर आ सकता है। ठीक है बच्चों। चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर किसी पेशेंट के अंदर ना राइट टू लेफ्ट शंट हो लंग्स के अंदर, राइट टू लेफ्ट शंट इन लंग्स, ओ सॉरी इन हार्ट, कि अगर हार्ट के अंदर बच्चों राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा हो ना, देखो राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है सर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आपके पास शंट हो जाए, देखो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाए, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि पेशेंट का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होगा तो पेशेंट के अंदर हमें हाइपोक्सीमिया नजर आएगा, साथ उस पेशेंट के अंदर हमें साइनोसिस भी नजर आ सकती है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट शंट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उस ब्लड को भेजेगा ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो उसकी वजह से आपको स्किन के जो कलर है वो ब्लू नजर आता है, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आपने कुछ कॉजेज याद रखने। एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कम हो सकती है, रिस्पायरेटरी रेट रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। मैंने उस ऑब्स्ट्रक्शन को ना जनरल टर्म यूज की है, वो सीओपीडी हो सकता है, वो रिस्पायरेटरी लंग डिजीज हो सकती है, वो आपके पास निमोनिया हो सकता है, वो कंसोलिडेशन हो सकती है, वो हमारे पास इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस डिजीज हो सकती है। तो इन ये सारी टर्म्स हमारे पास इसी के अंदर आती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ये सारी डिजीज आ जाती है, और इन सब के अंदर हमें हाइपोक्सीमिया मिलता है। ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज आपने हाइपोक्सीमिया के याद रखनी है, और अगर हाइपोक्सीमिया है, ऑक्सीजन कम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर। अब अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, आप कहते नहीं सर हम आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि हमारे पास हाइपोक्सीमिया की वजह से पेशेंट को ना अक्यूट सिम्टम आना शुरू हो जाए, तो मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूंगा। एक पेशेंट आपके पास है, हॉस्पिटलाइज है, पिछले 3 हफ्ते से वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, उसकी कोई मैं कहता हूँ कि स्प्लीनेक्टोमी हुई है, लेट्स सपोज। अब 3 हफ्तों से उस बंदे ने मूव नहीं किया, और जो मूव नहीं करता वो डीवीटी का रिस्क होता है उस पेशेंट के अंदर। अब उसमें डीवीटी हुई है, अब डीवीटी की वजह से आपको पता है क्या होता है सर, डीप वेनस थ्रोम्बस बनता है। जब वो थ्रोम्बस टूटता है तो हमारे पास एम्बोलाई बनता है, और वो एम्बोलाई जब आपके आपके पल्मोनरी ट्रंक के अंदर आके डिपॉजिट हो जाए, तो वो क्या करेगी सर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज कर देगी। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से क्या होगा, पेशेंट के लंग्स की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, लंग्स की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। और अगर आप में से किसी पेशेंट ने पल्मोनी एम्बोलिज्म का पेशेंट देखा हो ना बच्चों, उसमें सीवियर सिम्टम्स आती हैं, चेस्ट पेन, डिस्निया, टेकिपनिया, उसको मतलब सडनली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और सीवियर सिम्टम्स आते हैं, फिर जल्दी से हमें उस पेशेंट को एंटीकोआगुलेंट्स के ऊपर डालना पड़ता है। क्यों डॉक्टर, शायद ऐसी बात है कि नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है ना 2 दफा आया था, लास्ट 15 दिसंबर वाले एग्जाम में 2 दफा ये क्वेश्चन आया था, हाँ जी। ये डीवीटी ये वालों को। इसका, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, देखो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं इसको कहता हूँ ना कि लेने के लिए बहुत। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है हाइपोक्सीमिया के साथ, बहुत सारे एल्गोरिथम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे जाकर ना,
लेकिन उन तमाम एल्गोरिदम से, उन तमाम ग्राफ से, ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रा किया है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर आप मेरे से पूछो ना, मैंने आपको इस ग्राफ के पीछे ये पूरा टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, हालांकि इस टॉपिक के अंदर कोई नई चीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस ग्राफ के लिए मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रहा था। और अब आपको खुद ही आइडिया होना चाहिए कि ये ग्राफ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके पास ये जो डायग्नोस्टिक आपकी अप्रोच होगी ना, ये आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। क्योंकि ना हाइपोक्सीमिया की पेशेंट के साथ बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, तो फिर उसको हमने एग्जैक्टली कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें लंग्स की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हाइपोक्सीमिया हो रहा है, इस पेशेंट के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हाइपोक्सीमिया हो रहा है, या कोई और रीजन है, कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से इस पेशेंट में हाइपोक्सीमिया हो रहा है। तो एग्जैक्ट उसका कॉज फाइंड करने के लिए ना, ये जो एल्गोरिदम आपके सामने ड्रा किया हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मिदर, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आपने उसका उसी टाइम आप चेक करते हो, आपने एबीजी करवाई, आर्टीरियल ब्लड गैसेस चेक की, तो आपको उस पेशेंट के अंदर लेट्स सपोज ऑक्सीजन कम मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको ज्यादा मिलती है। अब आपने पता करवाना है, क्योंकि पेशेंट के अंदर अक्यूट सिम्टम्स है, तो जल्दी से जल्दी आपको पहले पता होना चाहिए कि यार इस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो क्यों रहा है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ठीक करो। क्योंकि अगर आप हाइपोक्सीमिया को जल्दी ट्रीट ना करोगे तो पेशेंट के अंदर हमें वर्स्ट सिम्टम्स नजर आ सकती हैं। तो अब सर हाइपोक्सीमिया के साथ पेशेंट आता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे एग्जैक्टली फाइंड करना है कि इस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अगर सडनली कोई पेशेंट हमारे पास आ जाता है, हमें समझ नहीं आती, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं कि यार अब मैं इसके साथ क्या करूं। अब आपको पता तो चल रहा होता है कि मतलब इस पेशेंट के अंदर एक्यूट सिम्टम्स आ रही हैं, आपने एबीजी कराई, आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन भी कम है, हाइपोक्सीमिया पेशेंट को, लेकिन क्यों है, वो चीज फाइंड करने के लिए ये आपके सामने मैंने चार्ट ड्रा किया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी बुक्स के ऊपर लगा लो, इसको अपना वॉलपेपर बना लो, जो भी करना है, लेकिन ये आपको चार्ट जो है ना, ये नहीं भूलना चाहिए। मैंने आपसे रोजाना सुनना करना रिस्पायरेटरी की क्लास के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अभी आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। सर पेशेंट आपके पास आ रहे हैं हाइपोक्सीमिया के साथ। अब मैंने आपको बताया कि हाइपोक्सीमिया के जो पेशेंट होते हैं, इसके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना है, वो लेस देन 60 होता है, लेस वो 30 के साथ आ रहा है, 40 के साथ आ रहा है, 50 मिलीमीटर मर्क्यूरी के साथ आ रहा है, तो 60 से कम है, इसका मतलब वो पेशेंट हमारे पास हाइपोक्सीमिया का है। हार्ट रेट 50 से कम है तो वो ब्रेडी कार्डिया का है, ठीक है। अब देखो, आपको पता चल गया पेशेंट हाइपोक्सीमिया का है, नेक्स्ट आपने पता करवाना है कि इस पेशेंट को हाइपोक्सीमिया क्यों हो रहा है। तो बच्चों स्टेप वन जो आपने करना है, आपने उस पेशेंट के अंदर चेक करनी है उसका ए ग्रेडियंट। क्या चेक किया जाता है, ए ग्रेडियंट चेक किया जाता है, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है, मतलब आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है, उनकी रेशियो निकाली जाती है, उसको हम कहते हैं ए ग्रेडियंट। देखो लेट्स सपोज अगर ये आपका एलोफिलाई है ना, और ये आपके पास क्या है, कैपिलरी है, तो जो अमाउंट ऑफ गैस आपके एलोविलाई के अंदर, देखो जो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं PaO2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी एलोविलाई। जो आपकी कैपिलरी या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, उसको हम छोटा ए लिखते हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो जब आप इस दोनों को कंपेयर करके इनकी रेशियो निकालते हो ना, तो उसको हम कहते हैं ए ग्रेडियंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइपोक्सीमिया को डायग्नोस करने के लिए। अब सर अगर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बता दें इसकी नॉर्मल रेशियो कितनी आनी चाहिए। बच्चों इसकी नॉर्मल रेशियो होनी चाहिए 4:15। अब यहाँ पर फिर हमारा क्लैश होता है आपकी टेक्स्ट बुक्स के साथ, क्योंकि कुछ इसको लिखती हैं 8:12, कुछ लिखती हैं इसको 6:14, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज इसकी अमाउंट वैल्यू है ना, वो हमारे पास 4 से लेकर 15 तक। अगर आप किसी पेशेंट के अंदर आपको ए ग्रेडियंट की वैल्यू 4 से लेके 15 के दरमियान में मिल रही है, इसका मतलब है ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा या कम मिलेगी, तो फिर उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, इरेगुलर ए ग्रेडियंट है। हाँ जी डॉक्टर मिदत, पेशेंट हाइपोक्सीमिया के साथ है, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है सर, हमने उस पेशेंट का ए ग्रेडियंट चेक करना है। अब दो चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपका उस पेशेंट का ए ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीज होगा या इंक्रीज नहीं होगा। क्या हो सकता है सर हमारे पास, या तो ए ग्रेडियंट नॉर्मल हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है। तो अगर नॉर्मल है तो मैंने आगे, क्योंकि हाइपोक्सीमिया तो पेशेंट में है, मैंने नंबर 1 पे देख लिया। अब ए ग्रेडियंट मैंने देखा, तो पेशेंट के अंदर मैंने कहा नॉर्मल भी हो सकता है ए ग्रेडियंट, एलिवेटेड भी हो सकता है। पहले हम देखेंगे
कि अगर आपके पास जो एक ग्रेडियंट है वो नॉर्मल है, तो हमने क्या क्या चीजें मजीद करवानी है उस पेशेंट के अंदर। अगर ए ग्रेडियंट उस पेशेंट के अंदर नॉर्मल है, तो आपने क्या चेक करनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो नंबर 3 आपने करना है कि उसके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है। क्या पेशेंट में हाइपोक्सीमिया तो है, ए ग्रेडियंट इसका नॉर्मल है, तो फिर आपने उसके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है। अब यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या, कि या तो आपके ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा, या वो हमारे पास नॉर्मल हो सकती है। ठीक है, एलिवेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, और हमारे पास यहाँ हो सकता है वो नॉर्मल है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको बच्चों ए ग्रेडियंट नॉर्मल मिलता है और आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ब्लड के अंदर ज्यादा मिलती है, तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है सर? उस पेशेंट के अंदर एल्व्यूलर हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है। देखो मतलब न्यूरोमस्कुलर डिजीज उस पेशेंट में हो सकती है, जैसा कि मस्थीनिया ग्रेविस होता है, या उस पेशेंट वो ओपियोइड्स को यूज कर रहे हैं जिसने उसका सेंट्रल सिस्टम से ही रिस्पायरेटरी सिस्टम को इनहिबिट कर दिया है, या उस पेशेंट के अंदर है ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। अब मैं आपको सिंपल बात बताऊं, पेशेंट आपके पास हाइपोवेंटिलेशन, आई नीड योर अटेंशन। मैं आपको बताता हूँ ये चार्ट कितने मजे का है। ये जितना आपको सिंपल लग रहा है इतना सिंपल नहीं है। ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन का सिंड्रोम है, उसमें क्या होती है, हाइपोवेंटिलेशन, कि वो वेंटिलेट कम करता है। वो क्या करता है, वेंटिलेट कम करता है। अगर वो वेंटिलेट कम करेगा, तो इसका मतलब है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कम निकालेगा अपनी ब्लड से। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में कम निकालेगा, तो उसका जो एलिवेटेड, उसका जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ब्लड के अंदर एलिवेट होगा ना, क्योंकि वो निकाल नहीं रहा। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल रहा, एक प्रॉब्लम तो ये होगी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया भी है, कि ऑक्सीजन भी उसके ब्लड के अंदर नहीं होती। और तीसरे नंबर पर इस पेशेंट का जो ए ग्रेडियंट होता है वो नॉर्मल होता है, वो प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब आपके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ए ग्रेडियंट बता रहा है आपको, लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, या ब्रेन के अंदर जो रिस्पायरेटरी सेंटर है जिसमें ने रिस्पायरेशन करवानी है वहां पर कोई प्रॉब्लम है, या हमारे पास पेशेंट ओबेस है और उस ओबेसिटी की वजह से जो आपके लंग्स हैं वो प्रॉपरली एक्सपैंड या हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो उसकी एक्सपेंशन और लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेशेंट के अंदर क्या होता है, ना ऑक्सीजन लंग आपके ब्लड के अंदर जा रही होती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है, क्योंकि आपकी वेंटिलेशन, ब्रीथिंग आपकी कम हो गई है। और वो ब्रीथिंग कैसे कैसे कम हो सकती है, अगर आपके पास ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम हो जाए, अगर आपके पास ओपियोइड्स को यूज कर रहे हो। ये जो ओपियोइड्स होती है ना, जैसे मॉर्फिन हो गया, तो ये आपके ये सेंट्रल सिस्टम के अंदर, ब्रेन के अंदर जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है ना, उसको इनहिबिट कर देती है। जब रिस्पायरेटरी सेंटर इनहिबिट है, तो ना आपके पास इनहेलेशन होगी, ना आपके पास एक्सेलेशन होगी। तो ना ऑक्सीजन ब्लड में आएगी जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया है, ना कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बाहर जाएगी जिसकी वजह से आपको एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इस पेशेंट के अंदर मिलेगी। तो अब आपका एग्जैक्ट डायग्नोस हो गया है ना, कि अगर पेशेंट के अंदर हाइपोवेंटिलेशन मतलब ओपियोइड्स की टॉक्सिसिटी की वजह से, या उस पेशेंट के अंदर ओबेसिटी की वजह से उसमें हाइपोक्सीमिया हो रहा है, तो आपको डायग्नोज हो गया है। कैसे डायग्नोज हुआ सर? पहले पेशेंट के अंदर हमने देखा हाइपोक्सीमिया था, फिर हमने ए ग्रेडियंट चेक किया तो वो नॉर्मल था, फिर हमने जब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखा तो वो इंक्रीज था। मतलब ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसका मतलब है वेंटिलेशन नहीं हो रही। और वो उसका क्या रीजन है, वेंटिलेशन कब कब नहीं होती, जब न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं जैसे मस्तीनिया ग्रेविस है, या आप ओपियोइड्स का यूज करते हो, या आपके पास ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम हो जाए। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं कि सर पेशेंट की कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेटेड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट की नॉर्मल है, सिर्फ ऑक्सीजन कम है। क्या है सिर्फ, हम यहां पर लिखते हैं कि सर जस्ट ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड उस पेशेंट के अंदर, मैं कहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिवेटेड नहीं है, तो फिर हमने क्या क्या चीज देखनी बच्चों। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेटेड नहीं है, इसका मतलब है कि वो पेशेंट ना बाहर से जो ऑक्सीजन है वो इनहेल ही कम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बाहर से ऑक्सीजन इनहेल कम कर रहा है, क्योंकि लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंग्स क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, सिर्फ जो बाहर से वो ऑक्सीजन या एयर ले रहे हैं उस एयर में ऑक्सीजन है ही नहीं है। तो जैसा कि आपको नजर आता है, अगर आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर चले जाओ, या अगर पेशेंट के अंदर एस्फेक्सिया हो जाए, एस्फेक्सिया के अंदर ये होता है ना कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, वो बच्चा प्रॉपरली क्या करता है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही होती।
तो यहाँ पर भी आपका एग्जैक्ट डायग्नोज हो रहा है कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, पेशेंट के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन कम है, तो आपने क्या कहना है भाई, इस पेशेंट के अंदर है जो बाहर इंस्पायरेशन, ये हमारे पास PIO का मतलब होता है कि जो इंस्पायर्ड कर रहे हो ना एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन कम है। तो फिर आपने क्या करना है, उस पेशेंट को एक्सटर्नली आपने उस पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन डाला देनी है। अब ये जो वैसे हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम वाले पेशेंट है, या जो मस्तीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट है, या जो ओपियोइड्स की टॉक्सिसिटी जिनको हुई है, आप ओपियोइड्स का विड्रॉ कराओगे, आप उस पेशेंट के अंदर उसका वेट कम कराओगे। ठीक है। तो हर डिजीज का जो कॉज है वो अलग अलग होता है। तो अगर आपके पास ए ग्रेडियंट कम है, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर अगर एलिवेटेड है, तो वेंटिलेशन नहीं हो रही। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो जो आप एयर को इंस्पायर्ड करे, उस एयर में ऑक्सीजन कम है। ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ बच्चों, कि सर अगर हमारे पास पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है, मैंने उसका ए ग्रेडियंट चेक किया, तो वो मुझे एलिवेटेड नजर आया, मतलब 15 से ज्यादा, तो वो हमारे पास ग्रेडियंट। जब आपके पास ए ग्रेडियंट बच्चों 15 से ज्यादा हो ना, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर हम एक मैन्यूवर यूज करते हैं। वो क्या, हम उस पेशेंट को देते हैं ऑक्सीजन। अगर आपके पास ए ग्रेडियंट एलिवेटेड आ रहा है, तो आपने ऑक्सीजन देनी होती है। अगर ए ग्रेडियंट हमारे पास मतलब कि एलिवेटेड नहीं आ रहा, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड चेक करके फिर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है। आपने अक्सर हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा, मोस्ट कॉमनली इमरजेंसी के अंदर, कि अगर हमारे पास पेशेंट हाइपोक्सीमिया का है और उसका ए ग्रेडियंट हमारे पास एलिवेटेड है ना, तो वो उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, उस पेशेंट को ऑक्सीजन लगा दी जाती है। अगर ए ग्रेडियंट एलिवेटेड में, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, मुझे पता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चार्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार इसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फिसाइज कर रहा हूँ। ए ग्रेडियंट एलिवेटेड है, तो बच्चों आपने ऑक्सीजन देनी है। अगर ए ग्रेडियंट छोटा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है। तो अगर सर ए ग्रेडियंट एलिवेटेड है, तो हमने उसको क्या करना है, आपने 100% उसको ऑक्सीजन देनी है। अगर ऑक्सीजन देने के बाद क्या हुआ सर, हमारे पास ऑक्सीजन देने के बाद अगर उसका जो ग्रेडियंट है, वो हमारे पास स्टिल क्या रहता है, करेक्ट विद 100% ऑक्सीजन, मतलब आपने ऑक्सीजन दी है, पेशेंट ठीक हो गया। ऑक्सीजन देने के बाद उसने लिखा है ना, करेक्ट विद 100% ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीजन दी, पेशेंट हमारे पास क्या हो जाता है, करेक्ट, मतलब पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अगर ऑक्सीजन देने के बाद पेशेंट ठीक होता है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम किस किस वजह से हो सकता है। वो प्रॉब्लम के लिए आपने देखना है कि या तो उस पेशेंट के अंदर B/Q मिसमैच हो सकता है, या उस पेशेंट के अंदर निमोनिया हो सकता है, या उस पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है, या उस पेशेंट के अंदर एम्फीसीमा हो सकता है। मतलब कि ये सारी लंग्स की प्रॉब्लम उस पेशेंट में नजर आ रही है। अगर मैं सिंपल इसको लिखूं, अगर ऑक्सीजन देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, तो लंग्स की प्रॉब्लम है। कहां पर प्रॉब्लम है, लंग्स के अंदर। वो लंग्स के अंदर उसने इतनी सारी लिख दी है कि वो B/Q मिसमैच हो सकता है, वो निमोनिया हो सकता है, वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है, वो एम्फीसीमा हो सकता है। अगर पेशेंट की सिम्टम ठीक हो जाए, लेकिन अगर उस पेशेंट को ऑक्सीजन देने के बाद उसकी सिम्टम बच्चों ठीक नहीं ना होती, तो इसका मतलब उस पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है। जैसा कि हमारे पास इस पेशेंट में इंट्राकार्डिक, जैसे हमने कहा था कि राइट टू लेफ्ट शंट आ रहा है पेशेंट के अंदर, ये देखो, राइट टू लेफ्ट शंट उस पेशेंट के अंदर आ रहा है। वो राइट टू लेफ्ट शंट हमारे पास लंग्स में भी हो सकता है, वो हमारे पास हार्ट के अंदर भी हो सकता है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा बता दिया, मैं सिंपल करता हूँ चीजों को जो हमने इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड की। देखो डॉक्टर असलान, आपके पास पेशेंट आया है, पेशेंट को आपने देखा तो हाइपोक्सीमिया की सिम्टम थी। हाइपोक्सीमिया की सिम्टम थी, आपने चेक की, ऑक्सीजन की या पार्सल प्रेशर तो 60 से कम था, मतलब पेशेंट हाइपोक्सीमिया का है। उसके बाद आपने नेक्स्ट अप्रोच यूज करनी है, ए ग्रेडियंट को चेक करना है। ए ग्रेडियंट आपने चेक किया, वो इंक्रीज था। जब ए ग्रेडियंट इंक्रीज होता है, तो आपने क्या करना है, उस पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देनी है। अगर ऑक्सीजन देने के बाद पेशेंट की सिम्टम ठीक होती है, इसका मतलब पेशेंट के लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर ऑक्सीजन देने के बावजूद सिम्टम ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब है पेशेंट के अंदर कोई ना कोई शंट है। जैसे कि हमने कहा था ना कि राइट टू शंट, जैसे राइट टू लेफ्ट शंट आपके लंग्स के अंदर भी होता है, आपके हार्ट के अंदर भी होता है। मोस्ट कॉमनली आपके हार्ट के अंदर जो शंट है, उसकी वजह से पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो रहा है। लेकिन अगर ए ग्रेडियंट उसका डिक्रीज है, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब पेशेंट के अंदर हाइपोवेंटिलेशन, मतलब वो वेंटिलेट सही नहीं कर रहा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, तो इसका मतलब कि जो वो एयर को इंस्पायर कर रहा है, वो एयर हमारे पास क्या है, कम है। ठीक है। अब आपने मेरे साथ, इसको मैं गायब करता हूँ, तो एक एक ने मेरे साथ रिपीट करनी है। हाँ जी डॉक्टर मिद्दत, आपने बताना है सबसे पहले, अगर पेशेंट आपके पास हाइपोक्सीमिया के साथ आता है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले हम उसका ए ग्रेडियंट फाइंड करें।
ओके। उसकी नेक्स्ट, नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे पास 4 से 15। आपने उसका ए अगर वो ग्रेडियंट चेक किया, कितनी होगी नॉर्मल वैल्यू? नॉर्मल उसकी होती है 4 से 15 तक। ओके। अगर वो नॉर्मल है तो आप क्या करोगे नेक्स्ट? अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम सिंपल उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेक करेंगे। ओके। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो फिर क्या हो सकता है उस पेशेंट में? पास हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है। हाइपोवेंटिलेशन हो गया, ठीक हो गया मैडम, ठीक हो गया। ये देखो ना, तो इसलिए मैंने कहा था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने इस तरह क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर ये पेशेंट हमारे पास किन सिम्टम के साथ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाला चार्ट, वो हमारा अगर यहाँ पर वाइंड अप होता है तो हम नेक्स्ट आते हैं कि हाइपोक्सीमिया वाला जो पेशेंट होता है हमारे पास, ये किन सिम्टम के साथ बच्चों को ये प्रेजेंट कर सकता है। तो सबसे पहले सर ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है डिस्निया के साथ। किसके साथ ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा? डिस्निया के साथ प्रेजेंट करता है। उसके अलावा इस पेशेंट के अंदर होती है प्लूरिटिक चेस्ट पेन। क्या होता है सर इस पेशेंट के अंदर? प्लूरिटिक चेस्ट पेन होती है इस पेशेंट के अंदर। प्लूरिटिक चेस्ट पेन के साथ आपने इस पेशेंट के अंदर देखना है टेकिपनिया। क्या होगा सर? टेकिपनिया, मतलब रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी। और चौथे नंबर पर आपको इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आ सकता है? साइनोसिस आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आ सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं ये सिंपल, वो सिम्टम हमारे पास बिल्कुल सिम्टम सिंपल के हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब आपने इस पेशेंट का डायग्नोस कैसे करना है? वैसे मैंने आपको डायग्नोस करना जो ऊपर है ना, पूरी उसकी अप्रोच बता दी है। तो अगर हम सिंपल आपकी बुक्स की बातें करते हैं तो आपकी बुक्स लिखती हैं कि आपने उस पेशेंट के अंदर सबसे पहले क्या चेक करनी है? एबीजीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेस को आपने चेक करना है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस के ऊपर आपको क्या मिलेगा बच्चों? सर यहाँ पर हमें मिलेगा हाइपोक्सीमिया, मतलब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर हमें कम मिलेगी। और दूसरे नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा पेशेंट के अंदर हाइपर कैपनिया, मतलब कि पेशेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हमारे पास एलिवेटेड होगी। पहला काम आपने ये करना है। दूसरे नंबर आपने उस पेशेंट के अंदर करवाना है चेस्ट एक्सरे। क्या करवाना सर हमने उस पेशेंट के अंदर? चेस्ट एक्सरे, क्योंकि चेस्ट एक्सरे आपको हेल्प करेगा कि उस पेशेंट के अंदर लंग्स के अंदर कोई इन्फिल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं है, उस पेशेंट के लंग्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो टू चेक ऑल दोस फैक्टर्स वी विल डू द एक्सरे ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है जी। कोई नमोनिया है, कोई कंसोलिडेशन है, वो सारी चीजें चेक करने के लिए, कोई इन्फिल्ट्रेशन है, आप उस पेशेंट के अंदर क्या करोगे? आपने उसका एक्सरे करवाना है, ठीक है। तो मोस्टली ये पेशेंट हमारे पास एबीजी से क्या हो जाते हैं? डायग्नोज हो जाते हैं। और डायग्नोज के बाद आपने क्या कौन सी अप्रोच यूज करनी है जो मैंने ऊपर बताई है। अगर एलिवेटेड ही हमारे पास ए ग्रेडियंट है तो बच्चों को क्या करना है? आपने 100% ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन देने के बाद सिम्टम ठीक होंगी तो लंग्स की प्रॉब्लम है। अगर ऑक्सीजन देने के बाद प्रॉब्लम अब हमारे पास ठीक नहीं हो रही तो मतलब है पेशेंट के अंदर हार्ट के अंदर कोई ना कोई शंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कि सर इस पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। बच्चों ट्रीटमेंट आपने करना है सबसे पहले उस पेशेंट के अंदर आपने अंडरलाइंग काज को ठीक करना है। क्या करना है आपने? अंडरलाइंग काज को ठीक करना है कि ओबेसिटी की वजह से है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, नमूनिया की वजह से है, शंट की वजह से है, इंस्पायरेटरी एयर के अंदर ऑक्सीजन कम है, वट एवर द कॉज दैट लीड्स टू द हाइपोक्सीमिया, आपने अंडरलाइंग काज को ठीक करना होता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को आपने क्या करना है? स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए हम इस पेशेंट को क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो इस पेशेंट के अंदर क्या था सर? मेन प्रॉब्लम इस पेशेंट के अंदर है, मेन प्रॉब्लम इस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया में था सर, ऑक्सीजन कम थी तो आप इस पेशेंट को ऑक्सीजन दोगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हमारे पास पेशेंट अनस्टेबल है, लेट्स सपोज वो पेशेंट आपके पास आके अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस पेशेंट के अंदर आपको एक तो जिसमें आपको ऑक्सीजन कम मिले और जिस पेशेंट के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है, मतलब टोटल रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया उस पेशेंट के अंदर, तो आपने उस पेशेंट को किसके ऊपर डाल देना है? वेंटिलेटर के ऊपर। क्योंकि फिर वेंटिलेटर क्या काम करेगा? वेंटिलेटर काम करेगा आर्टिफिशियल लंग्स का। वेंटिलेटर आपके पास और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से बाहर निकालेगा बॉडी से, और ऑक्सीजन को क्या करेगा? ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर लेके आएगा। तो इस तरह हमने जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। इस पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन कम थी हमने उसको पहले उसका काज फाइंड किया, अंडरलाइन काज को ठीक किया, पेशेंट को स्टेबल करने के लिए हमने उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर दिया। और अगर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के बाद, और दूसरे नंबर देखो अगर ऑक्सीजन देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं ठीक हो रहा और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है तो फिर आपने उस पेशेंट को करना है वेंटिलेटर के ऊपर डाल देना है, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।